देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारी क्लासेस को अटेंड किया जाए। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है इस क्वेश्चन के थ्रू, उसके लिए ना मैं आपको दो एग्जांपल्स लिख के समझाता हूं। एक बार ध्यान देते हैं क्या हमें समझना है। एक हमने क्वेश्चन लिखा, द होस्ट अटेंडेड डैश ऑल द गेस्ट्स। दूसरा हमने लिखा, द स्टूडेंट्स attended the workshop। अब आप यहां देखेंगे हमने अटेंड वर्ब लिखी है, यहां भी अटेंड वर्ब लिखी है, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा कि जो अटेंड वर्ब हमने फर्स्ट सेंटेंस में लिखी है, वहां पे अटेंड करने का मतलब है किसी से बातचीत करना, कुशलक्षेम पूछना, कैटर टू समबडी। तो अगर अटेंड का मतलब हो किसी को अटेंड करना, उससे बातचीत पूछना, उसका हालचाल लेना, तो ऐसी सिचुएशन में अटेंड ट्रांसिटिव वर्ब होती है और हम इसके साथ में प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू, अटेंड टू समवन और समथिंग। ठीक है, अटेंड टू का मतलब टू टेक केयर ऑफ समथिंग। अच्छा, अगर अटेंड का मतलब हो टू बी प्रेजेंट, अगर अटेंड का मतलब हो कहीं पर किसी इवेंट के टाइम पर वहां पे उपस्थित होना, तो ऐसी सिचुएशन में अटेंड ट्रांसिटिव वर्ब हो जाती है और हम इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करते, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का। द स्टूडेंट्स अटेंडेड ऑल द क्लासेस, द स्टूडेंट्स अटेंडेड द मीटिंग, द स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन, आई कुड नॉट अटेंड द वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड। ऐसे अगर अटेंड का मतलब किसी से बातचीत करना, हालचाल लेना, तो ही अटेंड के साथ टू लिखिए, अदरवाइज अटेंड इज अ ट्रांसटिवर। अब वहां पे देखो क्या लिखा हमने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड। यहां पे अटेंड का मतलब क्या है, टू बी प्रेजेंटेड, ये हटा, ये ट्रांसटिव वर्ब है, डायरेक्ट इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम अटेंड के साथ में प्रेपोजिशन टू नहीं लिखते, लिखते हैं, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं वो हमें सीखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एवरीवन शुड पे अटेंशन टू अवॉइडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। अब हमने लिखा कि हर किसी पर्सन को अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अवॉइड करने में। तो देखो, पे अटेंशन टू जो हम लिखते हैं बच्चे, उसमें टू प्रेपोजिशन होता है, और जब भी हम टू को एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद अगर कभी वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंड फॉर्म में ही लिखी जाती है। तो जो टू के साथ हमने अवॉइडिंग लिखा वो सही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये कि जो पे अटेंशन टू हमने फ्रेज यूज की नहीं, गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज कर ली। पे अटेंशन टू जो फ्रेज होती है बच्चे हमारे, उसको हमें समझना है कि हम उसका कब यूज करते हैं। पे अटेंशन टू, पे अटेंशन केवल लिख देते हैं, ठीक है। पे अटेंशन का मतलब होता है टू फोकस, किसी बात पे ध्यान देना। कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको आप मिस नहीं करना चाहते हो। मूवी देख रहे हैं, तो मूवी देखते समय मान लो पड़ोस में बैठा पर्सन बात कर रहा है, तो हम उससे कहेंगे भैया पे अटेंशन टू द मूवी, मूवी देखो, एंजॉय करो, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। तो पे अटेंशन का मतलब ये होता है कि कहीं पर फोकस करना, जिससे हम कोई अच्छी डिटेल को, कोई जानकारी को मिस ना कर दें, पूरी बात सुन समझ पाए, फोकस करना, ये पे अटेंशन का मतलब होता है। मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, डेंजरस है, हार्मफुल है, हमें उसका ध्यान रखना है, तो उसको पे अटेंशन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे टेक केयर या बी केयरफुल। तो उसको हम कहेंगे टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है बी कॉशियस, सतर्क होना, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। तो हमें यह समझना है कि हम आम बोलचाल की भाषा में अक्सर पे अटेंशन का यूज गलत कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं। अब वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरीवन शुड पे अटेंशन टू अवॉइडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज समथिंग हार्मफुल, समथिंग बैड। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना फंसे, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, उसको अटेंशन नहीं देनी है, उसको दूर करना है। तो वी हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, उसको लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो जो पे अटेंशन टू फ्रेज है ना बच्चे, ये गलत यूज हो गई है, इसको हटाइए और इसको लिखिए टेक केयर। एवरीवन शुड टेक केयर। अच्छा, जब आप टेक केयर लिख दोगे तो उसका इन्फिनेटिव आएगा, फिर जो टू अवॉइडिंग है ये हट जाएगा और इसकी जगह जाएगा टू अवॉइड। एवरीवन शुड टेक केयर टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नेक्स्ट में आइए,
पे अटेंशन व्हेन रिफ्यूलिंग एंड ट्राई नॉट टू स्पिल एनी पेट्रोल। अब हम किससे कह रहे हैं कि जैसे जब आप रिफ्यूल करवा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत से देशों में क्या होता है कि इस तरीके के पेट्रोल पंप होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, आप वहां जाइए, अपने आप ही अपनी पेमेंट कीजिए, अपने आप रिफ्यूल कर मतलब रिफिलिंग कर लीजिए, वहां पे कोई ऑपरेटर नहीं होता। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है पे अटेंशन व्हेन रिफ्यूलिंग, अगर आप रिफ्यूल कर रहे हो अपनी गाड़ी में, फ्यूल भर रहे हो, तो उस समय ध्यान दें कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल फैल जाए और कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ भी आप देखोगे वही वाली सिचुएशन है कि कोई हार्मफुल सिचुएशन है, कोई डेंजरस सिचुएशन है, उसको अटेंशन नहीं दिया जाता है, उसको केयरफुली डील किया जाता है, उसको केयर के साथ टैकल किया जाता है। तो यहाँ पे आप पे अटेंशन हटाइए और लिखिए बी केयरफुल। तो जहां पर किसी हार्मफुल या डेंजरस थिंग की बात हो रही हो, वहां पे पे अटेंशन का यूज ना किया करें, वहां पे यूज किया करें बी केयरफुल या टेक केयर। बी केयरफुल या टेक केयर। नेक्स्ट देखिए, द अथॉरिटी हैड रिफ्यूज देम इवन देयर बेसिक सिविल राइट्स। कि जो अथॉरिटी है उसने उनको उनके जो बेसिक सिविल राइट्स हैं, नागरिक जो मौलिक नागरिक अधिकार हैं, वो तक उनको नहीं दिए। तो अब यहां पे हमने एक वर्ड लिखा है द अथॉरिटी। जनरली जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जनरल बात करते हैं सिस्टम की, तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम हमेशा अथॉरिटीज कहते हैं। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का मतलब ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स इन जनरल। तो जब हम जनरल सेंस में उन सारे लोगों को जो कि जिम्मेदार होते हैं नागरिक सुविधाओं के लिए, उनकी बात करते हैं, तो उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में अथॉरिटीज। अच्छा, दी अथॉरिटी या अथॉरिटी सिंगल वर्ड हम तभी यूज करते हैं, ये हमेशा प्लूरल रहता है, ध्यान रखना इस मीनिंग में। अथॉरिटी वर्ड हम सिंगुलर फॉर्म में तभी यूज करते हैं जब वो कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात हो, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अथॉरिटी वर्ड सिंगुलर फॉर्म में तभी यूज होता है जब वो कोई एक स्पेसिफिक अथॉरिटी की बात हो रही हो, जो किसी स्पेस प्लेस से रिलेटेड है, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अदरवाइज जब हम जनरल में बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसको प्लूरल फॉर्म में ही लिखना चाहिए, अथॉरिटीज। ऑल थिंग्स आर नाउ इन द हैंड्स ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये जो हमने दी अथॉरिटी लिखा है ना, इसको हटाइए और कर दीजिए अथॉरिटीज, दी अथॉरिटीज, ठीक है। अगला देखिए, These new measures are intended to avoid the spread of the disease। हमने कहा भाई ये जो नए मेजर्स लिए जा रहे हैं, इनका मतलब उद्देश्य ये है कि जो स्प्रेड ऑफ द डिजीज है उसको अवॉइड किया जा सके, है ना, ये मतलब है। देखो, अवॉइड डूइंग समथिंग, ठीक है, प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम डूइंग और हैपनिंग। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक ही मीनिंग समझ लेते हैं प्रिवेंट और अवॉइड का। यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रिवेंट और अवॉइड वर्ब के मीनिंग में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अवॉइड करना मतलब होता है किसी चीज को खुद को करने से रोकना, मतलब टालना अपने आप। प्रिवेंट करने का मतलब होता है कि किसी चीज को या किसी पर्सन को कुछ करने देने से या कुछ होने से रोकना। अगर हम अपने आप झगड़े में नहीं किसी को पढ़ना चाहते हैं, तो हम अवॉइड करेंगे। आई अवॉइड गोइंग देयर, मैं वहां जाने से मतलब मैं वहां जाना अवॉइड करूंगा, आई अवॉइड गोइंग देयर। लेकिन अगर कोई पर्सन है, आप उसको वहां जाने से रोकना चाहते हो, तो अब आप अवॉइड नहीं यूज कर सकते, अब आपको प्रिवेंट यूज करना पड़ेगा। आई प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर। तो जब हम किसी चीज को होने से या किसी पर्सन को कोई काम करने से रोकते हैं, तो वहां पे वर्ब अवॉइड मत यूज कीजिए, वहां पे वर्ब यूज कीजिए प्रिवेंट।
खुद अगर आप कोई काम करने से खुद को रोकते हैं, अवॉइड करते हैं, तो अवॉइड सही है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, दीज न्यू मेजर्स आर इंटेंडेड टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ डिजीज। कोई बीमारी है, अब हम उसको फैलने से रोकने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो हम थोड़ी फैल रहे हैं, बीमारी फैल रही है, लेकिन वो ना फैले इसके लिए हम ऐसे काम कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड नहीं, इसको प्रिवेंट कीजिए। तो इसमें लिखिए दीज न्यू मेजर्स आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। ठीक है, अगला, जिससे बीमारी ना फैले, इसका मतलब ये, ही इज सच अ नाइस मैन दैट यू कैन नॉट अवॉइड लाइकिंग हिम। हमने कहा कि वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि आप उसको पसंद किए बगैर रह नहीं सकते, तो हमने लिख दिया यू कैन नॉट अवॉइड लाइकिंग हिम। यहां पर ये जो अवॉइड वर्ब हमने यूज किया ना, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसको आप हटाइए और अवॉइड की जगह लिखिए यू कैन नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। देखो, हमारे पास दो फ्रेजेस होती हैं, मैं दो एग्जांपल लिखता हूं। ठीक, मैंने एग्जांपल लिखा, आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प स्मोकिंग। दूसरा मैंने लिखा, आई कैन नॉट हेल्प बट स्मोक। इन दोनों के ना मीनिंग सेम है, आपको ये देखने में अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन ये अलग अलग है नहीं, इनके मीनिंग सेम है। कैंट हेल्प एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है बी अनेबल टू रेजिस्ट, कि हम किसी काम को करने से खुद को रोक नहीं पाते, मतलब हमारा बार बार उस काम को करने का मन होता है और हम उसको बार बार करते हैं, खुद को रोक नहीं पाते। तो कैन नॉट हेल्प जो वर्ब होती है, इसके साथ में हम लिखते हैं जेरेंड। ये जो स्मोकिंग है ना, जेरेंड है। वहीं अगर हम इसके साथ में बट प्रीपोजिशन लिखते हैं, तो फिर हम इसके साथ लिखते हैं बेयर इन्फिनिटिव। मीनिंग एक ही होता है, आई कैंट हेल्प बट स्मोक, आई कैंट हेल्प स्मोकिंग, बोथ मीन द सेम। दोनों का मतलब एक ही है कि मैं स्मोकिंग करने से या स्मोक करने से खुद को रोक नहीं पाता। अब मान लो कोई पर्सन बहुत अच्छा है, तो अगर वो वास्तव में बहुत अच्छा पर्सन है, तो आप उसको पसंद किए बगैर रह नहीं पाएंगे। अच्छा व्यक्ति है तो सभी को अच्छा ही लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे लिखिए ही इज सच अ नाइस मैन दैट यू कैन नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। तो आप उसको पसंद किए बगैर रह नहीं सकते, इसका मतलब ये है। तो ये जो फ्रेज होती है कांट हेल्प बट, इसका यूज क्या कीजिए, वो जो मीनिंग हम वहां पे अवॉइड के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, वो अवॉइड का मीनिंग नहीं होता है, उसके लिए आप ये फ्रेजेज यूज क्या कीजिए।